हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मीमांसा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। और इसी क्रम में जो आज का जो टॉपिक है वो है आपका जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। तो कंप्यूटर की सबसे पहले हमारे लिए परिभाषा जानना जरूरी है। तो कंप्यूटर की जो परिभाषा है वो है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप देख सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल वर्क्स, टेक इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड गिव आउटपुट ऑन आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी डेटा जो होता है वो आपका इनपुट वो लेता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आपको वो प्रदान करता है। तो कंप्यूटर एक इस तरह से बिजली से चलने वाली एक ऐसी मशीन है जहां पर आप इनपुट देते हैं और आउटपुट के रूप में आप प्रोसेस करने के बाद परिणाम को प्रदर्शित करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा आप मेमोरी, एक है इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ये आपके 6 कॉम्बिनेशन से मिलकर, 6 कंपोनेंट से मिलकर आपका कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर की एक डेफिनेशन, एक परिभाषा अगर आपके समझ में आ गई तो आगे हम बढ़ते हैं कि सीपीयू क्या है। तो हम एक एक करके जो कंपोनेंट्स जो हैं कंप्यूटर के उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका सीपीयू जो कि आपके कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड जो होता है वहां पर आपका लगा हुआ होता है। तो कंप्यूटर जो होता है वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि जितनी भी जो सूचनाएं इनपुट माध्यम से दी जाती हैं उनको प्रोसेस करने के काम में आता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। कई जगह पूछा जाता है कि व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का जो दिमाग है वो आप सीपीयू को कहते हैं, जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिसे हम आईसी के नाम से डालते हैं। तो ये जो आपका होता है ये सब आपकी छोटी छोटी आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, और इनके कलेक्शंस को आप इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं जो कि सेमीकंडक्टर के बने हुए होते हैं। तो इन माध्यमों से, मतलब सीपीयू को प्रोग्राम के माध्यम से डेटा व निर्देश प्राप्त होते हैं जिनसे कि वह प्रोसेसिंग करता है। तो डेटा और निर्देशों को प्रोसेस करने के लिए लोकल मेमोरी को आप रजिस्टर में भी संग्रहित कर सकते हैं। देखो एक नया वर्ड हमारे सामने है कि रजिस्टर। रजिस्टर जो होती है वो आपका एक लोकल मेमोरी होता है। सीपीयू में, जो मदरबोर्ड में हम जो सीपीयू लगा हुआ होता है, जिसके ऊपर सीपीयू फैन लगा होता है, आपने देखा होगा, तो उसके ऊपर जो एक रजिस्टर, जो छोटी लोकल मेमोरी होती है, उसे हम रजिस्टर के नाम से जानते हैं। तो डेटा व निर्देशों को जो सीपीयू है वो लोकल मेमोरी में संग्रहित कर लेता है और कंप्यूटर की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाता है। तो आगे हम बात करें कि कंट्रोल यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं। तो देखो इनकी जो क्षमताएं हैं, मतलब जो आप सीपीयू की हम बात करें तो सीपीयू को हम कैसे कैलकुलेट करें, मतलब कैसे सीपीयू की पावर को हम देखते हैं। तो इनको नापने का जो तरीका है, इसका जो मापन का जो तरीका है, एक तो होता है आपका वर्ड साइज, कि जो भी आप वर्ड आप लिखते हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है। दूसरा होता है उसकी मेमोरी साइज, सीयू की, सीयू मीन्स होता है कंट्रोल यूनिट, तो उसकी अधिकतम क्षमता जो कि हम रैम से नापते हैं। तो जितनी ज़्यादा पावरफुल होती है रैम, उतना ही कंप्यूटर आपका उतना ही परफेक्ट तरीके से वर्किंग करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे क्लॉक स्पीड की, कि क्लॉक स्पीड जो जैसे कि किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स में जिसको हम नापते हैं। और एक होता है कोर पार्ट। कोर पार्ट का मतलब होता है कि एक बार में कितने टास्क वो पूरे कर सकता है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि ड्यूल कोर हम बोलते हैं, क्वांटम कोर हम बोलते हैं, क्वाड कोर हम बोलते हैं। तो ये जो कोर वर्ड जो है ये आपके अलग अलग प्रोसेसर का, जैसे कि ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, मोबाइल में, स्मार्टफोन वगैरह में भी आता है। तो इनको नापने के लिए हमारे पास 4 तरीके हमारे पास होते हैं: वर्ड साइज, मेमोरी साइज, आपका क्लॉक स्पीड और कोर पार्ट। एग्जाम में जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनमें यह कहा जाता है कि इनमें से कौन सा पार्ट आपका सीपीयू का मापन करता है या नहीं करता है। इस तरीके से 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उनमें से सही आंसर जो है वो आपको पहचानना होता है। तो बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर की जो पीढ़ियां हैं वो किस प्रकार से डिफाइन की गई है।
तो यहाँ से आप देखें, इनमें आपकी जो जनरेशन जो बताई गई है, इस जनरेशन में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन 1971 से लेकर 73 तक, जिसे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से नाम से जाना जाता है, जिसमें 4 to 8 बिट होता है, 1 की भी इसकी मेमोरी साइज होती है, और साथ में 108 किलो हर्ट्ज से लेकर 200 किलो हर्ट्ज तक की इसका क्लॉक स्पीड होती है। और इसमें जो कोर पार्ट है वो सिंगल है, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है इंटेल का 8080। तो इंटेल आपकी प्रोसेसर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि आप देख सकते हैं। एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है तो इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते कि इसकी जनरेशन का गैप क्या है, क्योंकि देखो गैप इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि हम इसी चीज को फिक्स नहीं कर सकते। अलग अलग जो राइटर्स हैं, अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, वो इसको अलग अलग कैटेगरी में देखते हैं, तो इसीलिए फिक्स नहीं हो सकती। एग्जाम में जो प्रश्न जो पूछा जाएगा वो ज्यादातर इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि इंटेल का 8080 जो मॉडल है वो आपकी फर्स्ट जनरेशन में आता है। नेक्स्ट जो पार्ट है जो कि सेकंड जनरेशन का, ये आपकी इरा हो गई कि 1974 से लेकर 78 तक इसका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, 8 बिट इसकी वर्ड साइज होती है, और 1 MB इसकी मेमोरी साइज, और क्लॉक स्पीड जो है वो आपकी 2 मेगाहर्ट्ज तक होती है। तो मेमोरी जो स्पीड है वो आपकी यहाँ पे इंक्रीज होगी। यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें सिंगल कोर इसका जो पार्ट होता है, और मोटोरोला 6800 इसका मॉडल नंबर है। जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो ज्यादातर इनके मॉडल से रिलेटेड होता है कि कौन से मॉडल आपकी सेकंड जनरेशन में आता है। तो अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे कि इंटेल है या मोटोरोला है, तो मोटोरोला का जो मॉडल नंबर है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो थर्ड जनरेशन में, जो कि 1979 से लेकर 80 तक है, जिसमें VLSI का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 16 बिट आपकी वर्ड साइज होती है। इसके अलावा यहाँ पे 16 MB तक आपकी मेमोरी साइज होती है, और इसमें 4 मेगाहर्ट्ज से लेकर 6 मेगाहर्ट्ज तक का इसमें आपकी क्लॉक स्पीड, और कोर पार्ट सिंगल, और इंटेल का 8086 जो है वो आपका मॉडल होता है। बात करें फोर्थ जनरेशन की, जो कि 1981 से लेकर 95 तक का जो पार्ट है, जिसमें 32 बिट की आपकी मेमोरी होती है, 4 GB तक का इसमें मेमोरी साइज होता है, और 133 मेगाहर्ट्ज तक की इसमें क्लॉक स्पीड होती है। तो दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे हमने बात की है 32 बिट और 64 बिट। आजकल के जितने भी जो कंप्यूटर या जो लैपटॉप वगैरह आते हैं, तो उनमें जब आप प्रॉपर्टीज पे जाके जब क्लिक करते हैं तो आपको वहां पर नजर आता है कि कंप्यूटर में 30 बिट प्रोसेसर या 64 बिट प्रोसेसर। हालांकि आजकल के जो लेटेस्ट जनरेशन के जो लैपटॉप वगैरह जो आ रहे हैं उनमें तो और भी बेटर, मतलब 128 GB तक के भी कंप्यूटर जो लैपटॉप हैं वो अब मार्केट में प्रचलित है। बाकी अभी तक मैक्सिमम जो चलते हैं वो आपके 64 बिट के जो लैपटॉप और जो कंप्यूटर है वो ज्यादा पॉपुलर आपके हैं, जिसमें आपके मल्टी कोर जो प्रोसेसर का जो पार्ट है वो आपका अवेलेबल है, जिसे मल्टी कोर बोला जाता है। और इसके एग्जाम्पल जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेंटियम, जिसे हम जानते हैं कि P1, P2, P4 बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे। उसके बाद में सेलेरोन का जो एक वर्जन था वो भी लॉन्च हुआ, और साथ में एक्सनॉन जो कि अभी लेटेस्ट जनरेशन में आपके आते हैं। तो ड्यूल कोर, क्वाड, ये प्रोसेसर जो है, और अभी i3, i5 में जो प्रोसेसर चलता है ये सब इसी की लेटेस्ट जनरेशन है। तो यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन में हम देख सकते हैं कि 1995 से लेकर SLSI जो प्रोसेसर का जो पार्ट है, जो कि चिप टाइप है, जो माइक्रो प्रोसेसर है, एक तरह से चिप ही होती है। अभी आपको मैंने एक इमेज में दिखाया था, जो अभी एक बार मैं दिखा दूं आपको। ये एक चिप के रूप में लगी हुई होती है, और ये जो चिप होती है इसी चिप में आपके सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेटेड, यहाँ पे जो चिप्स हैं उनका जो इंटीग्रेटेड है उनको यहाँ पर किया गया है। 64 बिट इसकी वर्ड साइज, और 64 GB का इसका मैक्सिमम जो मेमोरी साइज है वो आपका होता है। कहने का मतलब है कि जो आप कोई वर्ड जब आप लिखते हैं तो वो कितनी लंबी ड्यूरेशन तक आप लिख सकते हैं। थोड़ा एक एग्जांपल के रूप में आपको बता दूं, जैसे कैलकुलेटर आप देखते हैं मार्केट में, तो कैलकुलेटर में क्या होता है कि आप एक चीज ने आपने नोटिस की होगी कि एक तो 8 डिजिट का कैलकुलेटर आता है, एक 10 डिजिट का कैलकुलेटर आता है, एक 12 डिजिट का कैलकुलेटर आता है। तो जितने साइज का जो कैलकुलेटर आता है उतने ही ज्यादा आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप 8 डिजिट का कैलकुलेटर लेंगे तो उसमें 8 डिजिट तक की जो कैलकुलेशंस है वो आप कर पाएंगे, और इसी तरीके से अगर आप 16 डिजिट का लेंगे तो 16 डिजिट की कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर
जितनी ज़्यादा बिट का आपका जो प्रोसेसर है होता है, उतनी ही ज़्यादा कैलकुलेशन, उतनी ही ज़्यादा स्पीड से और उतनी ही ज़्यादा पावर के साथ आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं कि मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्यूटर का जो यूज है वो शायद किया भी इसीलिए जाता है कि आप मेमोरी में डेटा को संग्रहित कर सकें। तो डेटा को कंप्यूटर की लैंग्वेज में आप समझें तो 0 और 1 के फॉर्मेट में सेव किया जाता है, जिसे बाइनरी के नाम से जाना जाता है। तो बाइनरी डिजिट जो है वो आपका 0 और 1 की फॉर्मेट में आपका होता है। और बाइनरी नंबर में जो आप सबसे छोटी इकाई है, देखो जिस तरह से हर चीज को नापने की एक इकाई बनी हुई होती है, लीटर, मीटर, किलोमीटर, उसी तरह से कंप्यूटर की मेमोरी को नापने की भी जो इकाई है वो आपकी कौन सी होती है? डेटा बिट, जो कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि कंप्यूटर की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे बिट के नाम से हम जानते हैं। फिर उसके बाद तो बिट, किलोबिट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 4 बिट, जिसे हम एक निब्बल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 बिट हो गई। तो ये जो 4 बिट है, जिसे हम 4 बिट की जो एक ग्रुप जो होता है उसे हम निब्बल कहते हैं। 8 बिट या 2 निब्बल को हम बाइट के नाम से जानते हैं। बाइट के बाद में 1024 बाइट को एक किलोबाइट, 1024 किलोबाइट को हम एक मेगाबाइट के नाम से जानते हैं। 1024 मेगाबाइट को हम 1 गीगाबाइट के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में जीबी कहते हैं। और 1 गीगाबाइट्स को हम 1 टेराबाइट के नाम से जानते हैं। तो आपको थोड़ा ये एक कैलकुलेशन जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी। और इनकी जो कैलकुलेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, और इसके बाद में टेराबाइट के बाद में इसमें आपका पेंटाबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट, एक्साबाइट वगैरह, ये भी आगे तक ब्रूंटोबाइट। और जो सबसे लास्ट में जो आता है अब तक की जो मेमोरी है वो है आपका जियोप। ब्रूंटोबाइट से भी बाद में जो जियोप जो है इस समय की, करंट समय की सबसे लास्ट अधिकतम मेमोरी मानी जाती है। एग्जाम में जो प्रश्न इसका जो पूछा जाता है वो आपका ऐसे आता है कि आपको मेमोरी का नाम दे दिया जाता है, जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, योटाबाइट, इनमें से सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है। तो अगर आपको पता होगा कि सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है, तब आप उनमें से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किलोबाइट बड़ा है या मेगाबाइट बड़ा है। तो जो ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे उन्हीं में से आपको सबसे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट मेमोरी आपको फाइंड आउट करनी होती है। बढ़ते हैं हम आगे, मेमोरी के प्रकार। तो देखो मेमोरी को यहाँ पे कई कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, या जिसे हम मेन मेमोरी जो कहते हैं, जो कि एक तरह से कंपलसरी मेमोरी होती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसमें आपके 2 मेमोरी इसमें आती है। एक तो आती है आपकी रैम, एक तो आती है आपकी रैम, और एक आती है आपकी रोम। 2 मेमोरी है जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक तो आती है आपकी रैम, एक आती है रोम। तो इन दोनों में भी यहाँ पर आपका डिफरेंस दिया हुआ है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी, जो कि केवल रीड करने के लिए काम में आती है। डेटा सबसे पहले यहीं संग्रहित होता है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में आपको बताऊं, आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, तो जितनी देर तक आप कंप्यूटर पे जब वर्क आप कर रहे होते हैं उस समय वो डेटा रियल में आपका रैम मेमोरी में संग्रहित होता है। जब आप उसको सेव कर देते हो तो वो डेटा आपका हार्ड डिस्क में चला जाता है। तो यहां पर आप इस चीज को समझें कि जो रैम आपका जो है वो आपका अस्थायी डेटा रखता है। अगर आपने एग्जाम्पल के लिए जैसे 5 लाइन्स आपने टाइप कर ली, और 5 लाइन्स टाइप करने के बाद आपने सेव कर दिया, और जब आपने 6, 7, 8 लाइन जब आपने टाइप की और लाइट चली गई, तो आप जब दोबारा से कंप्यूटर जब ऑन करेंगे तो आपको केवल 5 लाइन्स ही नजर आएगी, क्योंकि आपने केवल 5 लाइनों को ही सेव किया था। 6, 7 और 8 लाइन आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी में सेव था, आपने उसको सेव किया नहीं तो वो मिलेगा भी नहीं। तो ये आपका डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, और जैसे ही पावर सप्लाई आपकी ऑफ होती है आपका डेटा लॉस हो जाता है। और सबसे कंप्यूटर का डेटा को तीव्र और स्टोरेज करने के लिए हम रैम मेमोरी को काम में लेते हैं। और रैम जो है वो आपका स्थायी रूप से संग्रहित करती है, जिसमें आपके कंप्यूटर के जो बूट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो आपके रोम में संग्रहित होते हैं। जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे कंपाइलर, इंटरप्रेटर के बारे में, जो कंप्यूटर के जो डेवलपमेंट, जो टूल्स वगैरह के जो बात है वो हम रोम में स्टोर होता है।
तो इसमें जो डेटा स्टोर जो है वो आपका कम मात्रा में हो पाता है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा रैम और रोम। तो रैम आपकी जो होती है वो आपकी स्पीड के लिए भी जिम्मेदार होती है। जितनी ज़्यादा पावरफुल आपकी रैम होती है उतना ही डेटा आपका फ्लो में काम करता है, उतना ही ज़्यादा आपको स्पीड मिल जाती है। जैसे हाईवे पे गाड़ियाँ जो सड़क होती है, जो रोड होती है, चौड़ी होती है, तो आप वहाँ पे ज़्यादा फ्लो में आप गाड़ियाँ दौड़ा पाते हैं। और अगर आपकी रैम कमज़ोर होगी तो आप एक लिमिट प्रोग्राम ही आप वहाँ पे रन कर पाएंगे। तो जितनी ज़्यादा पावरफुल आपकी रैम उतना ही कंप्यूटर में आप वर्किंग अच्छा कर पाएंगे। कई बार हम देखते हैं ना कि एक से ज़्यादा जब आप प्रोग्राम चला देते हैं तो कंप्यूटर आपका हैंग हो जाता है। तो कंप्यूटर को हैंग होने से बचाने के लिए आप जितनी ज़्यादा अच्छी रैम लगाएंगे उतना ही कंप्यूटर आपका स्पीडली वर्क करेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी जो है ये आपका सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में स्थित होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य स्थित आपकी होती है और बार बार जो उपयोग में आता है वो डेटा आपका कैश मेमोरी में संग्रहित होता है, क्योंकि उस डेटा को प्राइमरी मेमोरी से नहीं लेना पड़ेगा। तो जल्दी से डेटा फैच करने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रहे कि मेमोरी को सीपीयू से बार बार न लेना पड़े, इसीलिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपके दोस्तों। और ये सबसे महंगी मेमोरी मानी जाती है कैश मेमोरी। अगला जो टॉपिक है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी। आगे हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब है कि ये कंपलसरी मेमोरी नहीं होती, लेकिन इसमें जो आपका जो डेटा है वो आपका संग्रहित होता है, जैसे कि सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। तो ये आपकी स्लो मेमोरी होती है, कंपलसरी भी नहीं होती है। और इसमें प्रोसेसिंग के लिए जब आपका डेटा सेकेंडरी मेमोरी में जब आप सेव कर देते हो तो वहां से डेटा को फैच करने के लिए आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। तो पहले डेटा आपका प्राइमरी मेमोरी में आता है और जब आप उसको Ctrl+S से सेव कर देते हो तो वो डेटा आपका सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है। बढ़ते हम आगे, समझ में आ गया होगा। और आगे हम बात करेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी के कुछ उदाहरण। सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हम अनिवार्य मेमोरी नहीं होती और आगे भविष्य में हमको यूज में लेने के लिए जो डेटा हमको चाहिए होता है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे कि SD कार्ड, जिसे हम डिजिटल कैमरे और स्मार्टफोन वगैरह में यूज में लेते हैं। इसके अलावा HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, सबसे ज़्यादा स्टोरेज करने वाली जिसमें पावर होती है, हर कंप्यूटर लैपटॉप में यूज में आती है। इसके अलावा आपका पेन ड्राइव जो कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज में आती है। डेटा को आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते रहते हैं। एक कंप्यूटर से आप डेटा दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए यूज में लेते हैं। और एक होता है आपका CD कॉम्पैक्ट डिस्क। ये आपका CD आप सभी ने देखी होगी, जो गोल CD जो आती है ये आप सभी ने देखी है। तो अब इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। CD जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको कहा जाता है, और इनकी अगर मेमोरी पावर की बात करें तो CD की जो क्षमता होती है वो आपकी 700 MB की होती है। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। ध्यान रहे एग्जाम में अगर कभी प्रश्न आता है और DVD की फुल फॉर्म पूछी जाए तो अगर वर्सेटाइल डिस्क अवेलेबल है तो बेस्ट आंसर यही होगा, या फिर आप वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं। इसकी जो क्षमता होती है वो होती है 4.7 GB से लेकर 17 GB तक की मार्केट में अवेलेबल होती है। 17 GB तक की जो DVD है वो मार्केट में अवेलेबल है। दिखने में लगभग एक जैसा, लेकिन CD जो है वो वाइट कलर में लगभग होती है और इसमें जो पिक्सल्स हैं वो ज़्यादा गहरे होते हैं, ज़्यादा बारीक होते हैं DVD, तो इसकी क्षमता भी ज़्यादा होती है, ब्लू कलर में नजर आती है। मेमोरी कार्ड स्मार्टफोन वगैरह में मैंने बताया कि स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरे में इसका यूज किया जाता है। फ्लॉपी, इसकी जो साइज होती है 1.44 MB। हालांकि इसका यूज अब नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा होता था, और हालांकि आज इसका यूज इसलिए नहीं होता है क्योंकि डेटा इतनी कम पावर इसमें होती है, तो इसलिए इसका यूज अब बंद हो चुका है फ्लॉपी का। पेन ड्राइव आप जानते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए यूज में आती है, सभी ने देखी है, नॉर्मली हम सभी यूज में लेते हैं। स्टोरेज डिवाइसेज में SSD एक नई चीज आपके सामने, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें जो डेटा ट्रांसफर जो होता है वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होता है, इसीलिए आजकल सभी कंप्यूटर्स और लैपटॉप में SSD का यूज किया जाता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा SSD का यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये डेटा को जो फैच करता है सॉलिड स्टेट। देखो हार्ड डिस्क में जो डेटा है और SSD में डेटा में कुछ अंतर है। हार्ड डिस्क जो डेटा लेती है वो आपका राउंड करके आपका डेटा को निकालती है क्योंकि सिक्वेंशियल ऑर्डर से डेटा पहुंचता है, जबकि SSD में जो डेटा होता है वेरी फास्ट होता है,
क्योंकि वो डायरेक्ट आपका डेटा फेच कर लेता है। तो हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो आपका राउंड करके एक सीक्वेंस ऑर्डर से आप तक पहुंचता है, जबकि यहां पर जो वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफर होता है, इसीलिए एसएसडी लगाने से आपकी कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो आपकी ग्रो अप हो जाती है। एक डिवाइस और मैं आपको यहां पे बता दूं, जो है आपका ब्लू रे। ये आपका ड्यूल लेयर आपकी होती है, जिसमें 25 से लेकर 25 और टोटल 50 जीबी की क्षमता इसमें होती है। हालांकि ये ज़्यादा पॉपुलर अभी नहीं है, लेकिन ब्लूरे में 50 जीबी की क्षमता होती है। ध्यान से आप सुने इसको कि ब्लूरे डिस्क, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से हाईएस्ट मेमोरी पावर किसकी है, तो आपको 4 ऑप्शन अगर आपको मिले, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी और ब्लूरे, तो आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जो मेमोरी है वो आपकी ब्लूरे डिस्क में होती है। अब हम बात करेंगे सीपीयू और मेमोरी के मध्य डेटा स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें डेटा बस, प्राइमरी मेमोरी में डेटा आता है, फिर एड्रेस बस, और फिर ये सीपीयू यहां पर लिखना है। ये आपका सीपीयू का एक प्रोसेस होता है। देखो आपके माइंड में आया कि ये बस क्या है। देखो बस का मतलब होता है कि अगर आपने मदरबोर्ड को ध्यान से देखा है तो मदरबोर्ड में बारीक लाइंस आती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के वायर्स यहाँ पर बने हुए होते हैं। तो जो वायर्स बने हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो प्रोसेसिंग होती है कुछ विशेष वायर्स के द्वारा डेटा ट्रांसफर होता है, जिसे हम बस के नाम से जानते हैं। तो आपके सीपीयू में आपके 3 प्रकार की बसेस होती हैं। तो कौन कौन सी बस है? एक है आपका एड्रेस बस, जो कि प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू में डेटा ट्रांसफर करती है। दूसरा होती है आपका डेटा बस, जो कि सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डाटा ट्रांसफर करती है। और तीसरी होती है आपकी कंट्रोल बस, जो कि डेटा स्थानांतरण को नियंत्रण करने का काम करती है। इट मींस कंट्रोल करने का काम करती है। तो 3 प्रकार की ये बसेस आपकी होती हैं। आपकी क्लियर है? आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं सीपीयू मेमोरी के डेटा स्थानांतरण, आपके समझ में आ गया। और अब हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज के बारे में। तो एक वेल नोन टॉपिक है दोस्तों, आपको आता होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें इनपुट डिवाइसेज के बारे में। तो इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस जो कि डेटा या इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू में पहुंचाने का जो काम करते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, जो कि डेटा या इंस्ट्रक्शन को सीपीयू में पहुंचाते हैं, डेटा को आपके डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और इसी तरह से आउटपुट डेटा, तो जो आउटपुट डेटा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आउटपुट डेटा जो है आपका सीपीयू को प्रोसेस डेटा को आउटपुट के रूप में शो करने के लिए काम में लेते हैं। तो आउटपुट डिवाइस, तो डिजिटल डेटा को, क्योंकि हमको जो नजर आएगा कंप्यूटर पे जब हम वर्किंग करते हैं, तो जो हमको नजर आता है वो आपका आउटपुट डिवाइस पर ही आपको नजर आता है। तो अब थोड़ा सा शॉर्ट में हम इनपुट डिवाइसेज के बारे में एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले आपका कीबोर्ड, जो कि क्वेरी फॉर्मेट में होता है, 102 या 104 कीज होती है। फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज होती है, जो कि सिंगल की बटन दबाने से काम करती है। अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है। न्यूमेरिक्स आपके होते हैं 0 to 9 तक होते हैं। नेविगेशन कीज होती है। स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक और नम लॉक, 3 प्रकार की लॉक कीज होती है। इनके अलावा कुछ स्पेशल कीज भी आपने देखी होगी। तो कीबोर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो आपका वेल नोन है, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद में हम बात करें स्कैनर, जो आप इमेज यहां पर रख देते हैं, तो वो उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है आपका स्कैनर। ट्रैक बॉल, जिसपे आप जो मूवमेंट आप जब करते हैं, तो ट्रैक बॉल के जरिए आप उसको मूवमेंट करवा सकते हैं, जिसे हम ट्रैक बॉल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जब आप मूवमेंट आप इस तरीके से करते हैं, तो उसका जो सेंसर होता है वो वर्क करता है और आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आता है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो कि बैंक के जो चेक है, बैंक में जो चेक आपको जो मिलता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी वेरीफाई करने के लिए, प्रामाणिकता को जांचने के लिए MICR का यूज किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। टच पैड, आपके जो लैपटॉप पे जब आप टच करते हैं और उसके जरिए जब आप कमांड देते हैं, तो उसे आप टच पैड के नाम से जानते हैं, जो लैपटॉप में होता है। उसके बाद में टच पैनल, जिसमें ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए जो आर्किटेक्ट का जो काम करते हैं, वो टच स्क्रीन के जरिए ड्राइंग अगर बनाते हैं, तो उसे टच पैनल कहा जाता है। जॉयस्टिक,
जो कि वीडियो गेम या वर्चुअल गेम खेलने के लिए काम में लिया जाता है, जिसमें कुछ बटन्स आते हैं जैसे कि रिमोट में बटन आते हैं, उसी तरीके से गेम खेलने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कराने के लिए गेम वगैरह आपने देखते होंगे मोबाइल वगैरह पे, जो मूवमेंट हम करवाना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उसके लिए जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, जो वर्टिकल्स जो लाइंस आती है उन लाइंस को रीड करने के लिए जो यूज में लिया जाता है, जिसे हम बारकोड रीडर कहते हैं। वर्टिकल लाइन जो कि प्रोडक्ट की जानकारी जैसे स्कैन करके जब लिया जाता है शॉपिंग मॉल्स में, आप देख सकते हैं इसको। और उसके बाद में आता है आपका माउस। जो माउस है वो आप सभी का एक वेल नोन है। माउस जो है आपका मूवमेंट कराने के लिए काम में आता है, जिसमें ड्रैग, ड्रॉप और सेलेक्ट करने की एक्टिविटी होती है। ड्रैग, ड्रॉप और सेलेक्ट तीन की जिसमें होती है, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल का भी एक बटन बीच में होता है। तो ये सब आपके इनपुट डिवाइसेज है। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेज के बारे में। इनके अलावा कुछ और भी इनपुट डिवाइसेज आपके हो सकते हैं, जैसे कि लाइट पेन जो कि इस तरह से काम करता है। ये भी एक आपका लाइट पेन जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके जरिए हम डेटा को यहाँ पे इनपुट में जब मैं दे रहा हूँ, इनपुट दिया जा रहा है, तो ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस होगा। अब हम बात करें आउटपुट डिवाइसेज, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका मॉनिटर। तो मॉनिटर को हम शॉर्ट में समझ लें, जिसे हम वीडीयू के नाम से जानते हैं। वीडीयू इट मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर में आपके तीन पार्ट आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पहला पार्ट आपका CRT, कैथोड रे ट्यूब। सेकंड, जो बड़ा जो मॉनिटर हुआ करता था, जो स्क्रीन पर आप देखा होगा, एक तो बड़ा आया करता था टीवी की तरह जो दिखता था, कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद में TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है आपका LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एंड लास्ट में LED, लाइट एमिटिंग डायोड। तो आजकल जो देखने को मिलती है वो LED मिलती है, लाइट एमिटिंग डायोड। इसके बाद में हम बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर आप सभी ने देखे हैं। तो प्रिंटर को भी दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो आवाज ज्यादा करते हैं, क्वालिटी उनकी खराब होती है, चित्र उसमें आप बना नहीं सकते, डायग्राम आप उसमें बना नहीं सकते। जबकि नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है उसमें आप डायग्राम बना सकते हैं, कलर में भी आते हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ बिना आवाज किए ये आपका प्रिंट निकाल देता है। तो ये आपका इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। मैं एग्जांपल भी आपको बोल के बता देता हूं, ध्यान से सुने। इम्पैक्ट प्रिंटर के जो एग्जांपल है, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, और ये आपके चैन प्रिंटर जो है, ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के जो एग्जाम्पल है वो आपके लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। हालांकि इसमें और भी कैटेगरी आती है, जैसे कि थर्मल प्रिंटर, जो कि जो बस के टिकट निकलते हैं, या जब कोई भी जो प्रिंट निकलता है, बड़ा फास्टली जो प्रिंट निकलता है, उसे हम थर्मल प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। ATM की जो स्लिप निकलती है वो भी आपका एक थर्मल प्रिंटर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा साउंड कार्ड, जो साउंड वगैरह लगाया जाता है, क्योंकि आवाज जिसको आती है तो वो आवाज, जो स्पीकर जिसको हम कहें, तो वो भी आपका एक आउटपुट डिवाइसेज हो गया। वीडियो कार्ड, जो वीडियो हम देखते हैं उसे हम आपका आउटपुट डिवाइसेज मानते हैं। इसके अलावा जो प्लॉटर है, जिसमें बड़े बड़े जो फ्लैक्स आते हैं, जो बड़े बैनर्स जो आते हैं, वो आपके जो दिखाई देते हैं वो आपके प्लॉटर के जरिए शो होते हैं। इसके अलावा जो प्रोजेक्टर है, जो मूवीज वगैरह में, जो सिनेमा हॉल में आप देखते हो कि जो भी आपका दृश्य जो होता है उसको विस्तारित करने के लिए, एक्सप्रेड करने के लिए आप स्क्रीन प्रोजेक्टर का यूज लेते हैं। और इसके अलावा GPS लोकेशन, ये GPS लोकेशन मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को देखने के लिए भी हम GPS का यूज किया करते हैं। तो ये सब आपके आउटपुट डिवाइसेज आपके हो गए, और ये आपके इनपुट डिवाइसेज हो गए। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम आगे की स्लाइड में और देखते हैं अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिनको हम एक कॉमन डेफिनेशन की हम बात करें, जिनको हम मूवमेंट करा सकते हैं फिजिकल रूप से, जिनको हम टच कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। और जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, जिसमें हम वर्किंग कर सकते हैं डिजिटल रूप से, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल आप पहले एक बार देख लें। देखो, जितने भी जो हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, ये सब आपके हार्डवेयर हैं। और जिन पे हम वर्किंग करते हैं, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, जो वेब ब्राउजर्स हैं, MS ऑफिस है, विंडोज है, ये सब आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे हम छू सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं, ये सब आपके क्या कहलाएंगे? जिसे छुआ जा सकता है वो आपके हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना कार्य संपन्न करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे CPU, रैम, हार्ड डिस्क वगैरह। और इसी तरह से
जो सॉफ्टवेयर है जिसको एक इंटरफेस के रूप में हम काम में लेते हैं, जो इंटरफेस का जो कार्य करते हैं हार्डवेयर के बीच में, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर को ऑपरेशनल मतलब वर्किंग करने के लिए सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, क्योंकि बिना हार्डवेयर और बिना सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं, इन दोनों के बिना कोई भी वर्किंग नहीं हो पाएगी। तो कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे कि वीएलसी प्लेयर, टैली, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप वगैरह, ये सब आपके इसके एग्जाम्पल है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के। तो कंप्यूटर आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगली स्लाइड में हम आते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो दोस्तों देखिए, सॉफ्टवेयर को भी हमने कई कैटेगरी में हमने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। तो एक तो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसके अलावा आते हैं आपके प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, और एक है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके भी देखो कैटेगरी हमने बना रखी है। पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में हम ओएस कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सिस्टम यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर। और प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक बार मैं आपको बता दूं। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज वगैरह, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करते हैं। जितने भी जो हार्डवेयर डिवाइसेज है उनको आपको ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम प्रोवाइड करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सिस्टम यूटिलिटीज, जो कि आगे स्क्रीन पर यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बिना कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर आपका काम नहीं करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कोई भी वर्किंग नहीं करता है, क्योंकि ओएस पर ही सारे वर्किंग आपकी होती है। तो ये आपके एक इंटरफेस का काम आपका करता है। और यहाँ पे एक एग्जांपल में देखो, विंडोज, लाइनेक्स, एंड्रॉइड, मैकिंटॉश, ये आपके एग्जांपल हैं किस चीज के? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। हालांकि इसके अलावा उबंटू, फेडोरा वगैरह और भी नए नए वर्जन है, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। और सिस्टम यूटिलिटी, जो कि कंप्यूटर की मरम्मत करने के लिए या कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग करवाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। जैसे एंटीवायरस, कंप्यूटर में से वायरस को हटाने का काम करेगा। डिस्क क्लीनर, डिस्क को क्लीन करने का, कंप्यूटर में से जो स्पेस है उसको हटाने के लिए डिस्क डीफ्रैगमेंटर का यूज लिया जाता है। तो ये सब आपकी सिस्टम यूटिलिटीज होती हैं। इनके अलावा डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर का मतलब होता है, देखो कंप्यूटर में जब कोई भी हम जब हार्डवेयर को जब अटैच करते हैं, तो उसको रन करने के लिए हमको अलग से डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप कंप्यूटर में एक नया प्रिंटर अगर आप अटैच करना चाहते हैं, तो प्रिंटर तब तक वर्किंग नहीं करेगा जब तक कि आप उसके लिए जरूरी ड्राइवर को आप इंस्टॉल नहीं कर देते हैं। तो उसके लिए आपको फंक्शनल बनाने के लिए आपको डिवाइस ड्राइवर डालना जरूरी है। जैसे आप वेब कैमरा आप यूज में लेना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए डिवाइस ड्राइवर आपको यूज में लेना पड़ेगा। बढ़ते हैं हम आगे। आगे आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है, जिसे हम यूजर इंटरफेस के नाम से जानते हैं। मतलब आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरफेस की आवश्यकता होती है। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे टाइप्स दिए हुए हैं। सबसे पहला टाइप है आपका कमांड बेस, जिसे हम CUI के नाम से जानते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें जितनी भी जो कमांड्स आपकी जो दी जाती है वो आप टेक्स्ट के माध्यम से दे सकते हैं। जैसे कि MS DOS, MS DOS में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा आपका यूनिक्स, इसके अलावा हम देख सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे हम GUI के नाम से जानते हैं। जैसे कि हालांकि आजकल हम GUI ही यूज में ले रहे हैं। अभी आप जिस वीडियो को जब देख रहे हैं तो आप GUI के माध्यम से देख रहे हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें आप MS विंडोज, उबंटू, फेडोरा, और ये इसके वर्जन है मैकिंटॉश वगैरह। इसके अलावा टच स्क्रीन वाले भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके आते हैं, जिनको कि एंड्रॉइड, जो कि आप स्मार्टफोन में देखते हैं, iOS, जो कि एप्पल के जो स्मार्टफोन होते हैं उनमें आप यूज में लेते हैं, तो वो टच स्क्रीन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसके अलावा वॉइस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो साउंड मतलब आवाज के जरिए आपका वर्किंग करते हैं, जैसे कि सीरी, गूगल असिस्टेंट जो है, तो आप जो देखते हैं अमेजोन में भी आता है ओके नाउ, विंडोज 10 कोर्टाना, तो ये आपकी आवाज सुनकर रिएक्ट करते हैं और उसके हिसाब से आपको आउटपुट देते हैं। तो इंटरफेस करने के लिए आपकी जो वॉइस है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा गेस्चर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी हालांकि आप बहुत यूज में आने लगे हैं, जो आपके हाव भाव, आपकी आंखों के पलक के झपकने से या आपकी गर्दन के इधर उधर होने से भी जो मूवमेंट जिसे किया जाता है, हिलाने मोड़ने आंख के इशारों से,
जो इंटरफेस करता है। हालांकि आजकल के इस प्रकार के आपके आ चुके हैं जिसमें जब आप अपनी आंखों को इधर उधर जब मूवमेंट करवाते हैं तो उसके हिसाब से आपका कंप्यूटर जो है वर्किंग करने लग जाता है। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रकार हैं ये आपने देख लिए। तो इनके बारे में आप और अधिक जानकारी के लिए हम इसके बारे में हम आगे अगली क्लासेज में और पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के। एग्जाम्पल आपको ध्यान रहे और इनके उदाहरण आपको ध्यान से देखने हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कार्य हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, एक होता है आपका प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। जब आप कंप्यूटर में कोई भी जब आप प्रोसेस करते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए प्रोसेस मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में बहुत से कार्यों का समानांतर रूप से करने के लिए आप इसको यूज में लेते हैं। किसी मेमोरी को मैनेज करने के लिए, देखो कंप्यूटर में जितनी भी आप मेमोरी लगाते हैं जैसे रैम रोम वगैरह, तो उनको मैनेज करने के लिए भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। तो किसी प्रोसेस को मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए, इंटरफेस के यूज में करने के लिए, मेमोरी आवंटित करने के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज लेते हैं। और जो मेमोरी बच जाती है, फ्री मेमोरी जिसे हम कहते हैं, उसको वापस से रीएलोकेट करवाने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाइल को मैनेज करने के लिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की जो फाइल है वो आप जब क्रिएट करते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की फाइल हो सकती है। जब हम वर्किंग करते हैं आपकी साउंड, ऑडियो, वीडियो, कई प्रकार की जो फाइल फॉर्मेट्स जो होते हैं उनको मैनेज करने के लिए हम यूज में लेते हैं। तो किसी फाइल का निर्माण करना, अपडेट करना, एडिटिंग करना, उसमें चेंजेस करने के लिए या डिलीट करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। और डिवाइस को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर में आप अलग अलग प्रकार के डिवाइसेज को कनेक्ट करते हैं। जैसे आपका साउंड कार्ड हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड, माउस वगैरह अलग अलग तरीके के जो डिवाइसेज जब कनेक्ट करते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए, उनका प्रबंधन करने के लिए भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला आपने प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के महत्वपूर्ण कार्य हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और आपका प्रोग्रामिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए उन निर्देशों का कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य भाषा में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे समझनी होगी। देखिए कि जब हम वर्किंग करते हैं, हम हिंदी, इंग्लिश भाषा में हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर वो भाषा नहीं समझता है। कंप्यूटर समझता है बाइनरी भाषा, जिसे 0 और 1 की भाषा कहा जाता है या मशीनी भाषा कहा जाता है। थोड़ा टिपिकल टाइप का थोड़ा प्रोसेस है, एक बार समझना ध्यान से। जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर और तीसरा है प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसे हम लो लेवल भाषा बोलते हैं और हाई लेवल भाषा भी बोलते हैं। तो लो लेवल और हाई लेवल 2 प्रकार की भाषाओं को हमने कन्वर्ट यहाँ पे किया है। तो मशीनी लैंग्वेज जिसे 0 और 1 की फॉर्मेट में जहाँ पे कन्वर्ट किया गया है, जिसे मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है। इसके अलावा निर्देश सार्वत्रिक कोड प्रदान किए जाते हैं। देखो आप एक चीज थोड़ा सा इसको समझ लें, मैं आपको एक बार बता दूं। रियल में आप अंग्रेजी में जब किसी शब्द को लिखते हैं तो कंप्यूटर में आपका उस भाषा को कन्वर्ट करने का जो काम है वो वहां पे ट्रांसलेटर जो है वो इस योग्य बनाता है कि कंप्यूटर उस भाषा को समझ सके। तो असेंबली जो लैंग्वेज आपकी होती है अंग्रेजी भाषा को उस भाषा में कन्वर्ट करने का काम आपका करती है। और ये लैंग्वेज कौन सी है? आपने इन प्रोग्रामिंग भाषाओं का नाम आपने सुना होगा, जैसे कि C++, जावा, .NET, PHP, CSS, यानी बहुत सारी पाइथन वगैरह। ये जो लैंग्वेज जो होती है इनके जो कोड बने हुए होते हैं, तो कोड तो आप इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे कि #include stdio.h, #include conio.h। तो ये जब आप लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको अंग्रेजी में नहीं समझता है, उसको कन्वर्ट करता है मशीनी भाषा में और उसके हिसाब से आपको आउटपुट देता है। तो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में आप अंतर समझ गए होंगे। लो लेवल आपकी 0 और 1 की भाषा, जिसे हम बाइनरी भाषा के नाम से जानते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो ध्यान रहे। और हाई लेवल लैंग्वेज जिसका एक एग्जांपल C, जावा और पाइथन और यूनिक्स जो है आपकी हाई लेवल भाषा होती है। इसी तरह से अगले टॉपिक में हम बात करें असेंबली लैंग्वेज, जो कि मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम आपका करती है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करती है। अब यहाँ पे 2 वर्ड हमारे पास है, एक तो कंपाइलर और एक है आपका इंटरप्रेटर। देखो मशीनी भाषा में तो ये दोनों कन्वर्ट करती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान से सुने। कंपाइलर आपके पूरे सोर्स कोड को एक साथ
मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, पूरे सोर्स कोड को एक साथ मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। जबकि जो इंटरप्रीटर है ये आपका एक एक लाइन को, मतलब एक एक लाइन को कन्वर्ट करता हुआ चलता है, और अगर कुछ एरर आती है या अनवांटेड अनएक्सेप्शंस अगर आ जाते हैं तो उनको रिमूव करने का प्रयास किया जाता है। तो ये हो गए आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसके अलावा है प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल, जिसे बोला जाता है डेवलपमेंट टूल, जिसमें कि हम प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे कि विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज है जिसे हम आईडीई के नाम से जाते हैं, VB.NET। तो ये जो लैंग्वेज है ये आपके आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, जो कि सोर्स कोड को पढ़ते हैं, और अगर उनमें कोई प्रकार की एरर्स अगर होती है तो उनको डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो 3 प्रकार की मुख्यतः एक एरर पाई जाती है ज़्यादा जब प्रोग्राम हम बनाते हैं। तो सिंटैक्स एरर आती है, जिसमें अगर आप कोई कोमा ब्रैकेट वगैरह लगाना भूल जाते हैं। एक आपकी आती है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जब आपको कोई फाइल मिसिंग होती है, जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं वो फाइल अवेलेबल नहीं हो, या मेमोरी अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, और या फिर प्रोग्राम आपका डिवाइडेड बाय 0 एरर इन्फिनाइट टाइम तक अगर चला जाता है, इन्फिनाइट टाइम तक, तो वो आपकी रन टाइम एरर। और तीसरी होती है आपकी लॉजिकल एरर, जिसमें आप कैलकुलेशन संबंधी आप कोई बोर्ड मास रूल का फॉर्मूला अगर आप गलत लगा देते हैं तो उसे हम लॉजिकल एरर के नाम से जानते हैं। तो 3 प्रकार की आपकी एरर्स होती है। तो आपके समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने पढ़ा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये आपने पढ़ा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग टूल्स। तो आगे हम बढ़ेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल यहां पर दिए हुए हैं। फोरट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसके बाद में आता है आपका कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके अलावा बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। एल्गोल, एल्गोरिथम लैंग्वेज। पास्कल, जो पास्कल के ऊपर जो नाम लगे, ब्लेज पास्कल ने उसके नाम पर इस लैंग्वेज का नाम रखा गया पास्कल। कोमल, कॉमन एल्गोरिथम। इसके अलावा लोगो, जो डिजाइन वगैरह छोटे बच्चों को एक डायग्राम के रूप में कलर प्रिंट वगैरह बनाने के लिए कुछ कलर फिल करके छोटे छोटे बॉक्सेज को भर के जो एल्गोरिथम बनाई गई है, जिसे हम लोगो के नाम से जानते हैं। प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग लॉजिक, शॉर्ट में इसको कहा गया प्रोलॉग। फोर्थ, जो 3rd जनरेशन की जो लैंग्वेज थी उसकी आगे की जो एक्सेसर जो लैंग्वेज थी, जिसे हम फोर्थ के नाम से जानते हैं। इसी की तरह से आपकी स्नोबॉल और पायलट, जो कि आपका प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन कोड के बेस पर जो लैंग्वेज बनी हुई है, जिसको यूज में लिया जाता है। ये सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं। हालांकि इन लैंग्वेज का जो अब यूज बहुत कम होने लगा है, क्योंकि अब लेटेस्ट लैंग्वेज जो है, बहुत एडवांस लैंग्वेज के जो फॉर्मूले हैं वो आपके अब आ चुके हैं। तो ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज। और हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब आप समझ लें, जो कि पर्टिकुलर किसी विशेष कार्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिनको हम यूज में लेते हैं, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। किसी विशिष्ट कार्य के लिए, जैसे हमको फोटो डिजाइन करने के लिए हम फोटोशॉप का यूज करते हैं, अकाउंटिंग का काम करने के लिए हम टैली का यूज करते हैं, ऑफिशियल वर्क करने के लिए MS ऑफिस का यूज करते हैं, MS वर्ड का यूज करते हैं, कैलकुलेशन के लिए एक्सेल का यूज करते हैं। तो ये सब आपके विशिष्ट कार्य होते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का मतलब है कि यहाँ पे अधिकतर कंप्यूटर यूजर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए होता है। फोटोशॉप, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, iTunes, स्प्रेडशीट, ये सब आपके सॉफ्टवेयर हो गए। इसके अलावा विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए नए सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते हैं। आप देखते हैं लेटेस्ट जनरेशन के लोग अपनी डिमांड्स के अनुसार भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करवाते हैं, जो कि विशिष्ट जरूरतों के अनुसार होते हैं। जैसे स्कूल के लिए स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, किसी लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट, और हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए एक हॉस्पिटल का डेटाबेस मेंटेन करने के लिए हॉस्पिटल का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बोला जाता है, जिसमें हम अपनी जरूरतों के मुताबिक डेटा का इनपुट लेने के लिए डेटा को मैनेज करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह के कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर भी आपके आते हैं, जो कि हॉस्पिटल, स्कूल, इस तरह की लाइब्रेरी वगैरह के लिए यूज में लिया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कंप्यूटर का डेवलपमेंट। देखिए, कंप्यूटर जैसा आज आप देख रहे हैं, ऐसा शुरू से तो ऐसा नहीं था। समय समय पर कंप्यूटर का जो है डेवलपमेंट होने लगा, और जैसा आज आप देख रहे हैं तो कंप्यूटर कहाँ एक बड़े बड़े कमरे जितनी बड़ी साइज के जब हुआ करते थे, और अब कंप्यूटर आपके एक स्मार्ट वॉच के रूप में आपकी कलाई पर आ जाता है। तो कहाँ से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ और कितनी छोटी साइज में आपका वो आ चुका है। तो अब हम बात करें, सबसे पहले 1642 में ब्लेज पास्कल ने पास्कल कंप्यूटर आपका बनाया।
जो इंपॉर्टेंट बातें हैं केवल उन्हीं के बारे में हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे 1834 में चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का नाम आपने जरूर सुना होगा और इसे फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इसे चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया था और इन्होंने कल्पना की थी कि आजकल के जैसे कंप्यूटर हम देख पा रहे हैं ऐसे कंप्यूटर भविष्य में बनने लगेंगे। तो इसके लिए इन्होंने जो कल्पना की, इसीलिए इसे फादर ऑफ कंप्यूटर इसे कहा जाता है। 1945 में जॉन वॉन न्यूमैन, आप नाम याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, जिन्होंने एडवेक और एनियक कंप्यूटर जिन्होंने विकसित किए और आजकल की जनरेशन के कंप्यूटर का जो एक डिजाइन जिन्होंने तैयार किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आजकल के वर्तमान के कंप्यूटर सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है उसको बनाने वाले कौन थे? जॉन वॉन न्यूमैन। तो कंप्यूटर में इसका डेवलपमेंट इन्होंने सबसे ज्यादा किया, इन्होंने डिजाइन तैयार की, तो इसे जॉन वॉन न्यूमैन। और इनका नाम आपको फुल फॉर्म याद रखना है, एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और एनियक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये सब आपका फुल फॉर्म, इसका ध्यान रखें। तो 1947 में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। पहले जो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था तो कंप्यूटर की साइज बड़ी थी, हैवी थी और बहुत बड़ी साइज में बहुत ज़्यादा पावर इनमें यूज में किया करते थे। और उसके बाद ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा और उसके बाद में 1970 में आपका ट्रांजिस्टर का भी यूज खत्म होके इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का यूज होने लगा। तो इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट्स बने हुए थे इनको एक छोटी चिप के रूप में अरेंज कर दिया, जिसे हम आईसी के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से हम जानते हैं। तो बिल्कुल समराइज तरीके से मैंने आपको ये चीजें आपको बताई हैं और आप इनका आपको आगे जितनी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनको आप ध्यान रखेंगे तो इनके अनुसार आप अपने आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है, इसके बाद आगे की जो कुछ प्रोसेस है कि कंप्यूटर की जनरेशंस। तो ये एक चीज मैंने पहले भी बताई कि कंप्यूटर की जनरेशन को हम किसी टाइम लिमिट में तो हम बाइंड कर नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग जो राइटर्स हैं वो अलग अलग जनरेशन इसकी बताएंगे। फिर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फोटो में देखो कंप्यूटर कितने बड़े बने हुए थे और उसके बाद VLSI वाले जो सिस्टम है जो कि चिप के रूप में हम देख रहे हैं, तो ये सब पुराने सिस्टम थे जिसको हमने फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, और इनका एक जनरेशन की टाइमलाइन हमने डिसाइड की है जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब यूज में लिया। सेकेंड जनरेशन जो थी, सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का यूज लिया है, थर्ड जनरेशन में हमने LSI का यूज किया है और फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का हमने यूज लिया और फोर्थ फिफ्थ जनरेशन जो कि प्रेजेंट टाइम में हम यूज में लेते हैं, जिसमें हम AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड कंप्यूटर पे हम काम करने वाले हैं, जो कि अल्ट्रा लार्ज स्केल मतलब और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से वर्किंग करने में सक्षम होंगे। तो आने वाले जो कंप्यूटर होंगे बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, जो कि AI बेस्ड होंगे। AI का मतलब होता है जो कि कृत्रिम बुद्धि, मतलब अपने आप सोचने लगेंगे, ऐसे कंप्यूटर भी बनने वाले हैं और लगभग बन चुके हैं। कई देशों में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट लगातार चालू है कि आने वाले टाइम पर कुछ ऐसे कंप्यूटर आपको देखने को मिलेंगे जो कि AI बेस्ड होंगे और बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से वर्किंग करने में सक्षम होंगे। तो लॉन्ग स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो ये इनकी जो फुल फॉर्म है वो आप यहाँ पे ध्यान से करें। तो ये कंप्यूटर की जनरेशंस हैं, तो आप एक बार वापस से मैं हल्का सा रिवीजन कराऊं। फर्स्ट जनरेशन में आपकी वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आपकी IC और फोर्थ जनरेशन में आपके माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन जो है वो आपकी AI बेस्ड होने वाली है। आगे हम बात करें कि डेटा और उसके डेटा कैप्चरिंग किस प्रकार से की जाती है। देखो डेटा जो आपका होता है, किसी भी प्रकार की जो व्यवस्थित जो सूचना है तो उसे हम डेटा कहेंगे। तो डेटा आपके दो प्रकार का, एक तो होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो जो डेटा व्यवस्थित प्रकार से रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा है और ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि डेटा इसमें देखिए ये होच-पोच तरीके से लिखा हुआ है, कोई भी डेटा आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरह के डेटा को अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहा जाता है। तो यहां पर जो आप देख रहे हो कि डेटा को जो व्यवस्थित किया जाता है, तो स्ट्रक्चर तरीके से डेटा जो बनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है डेटा को प्राप्त करने में समय भी कम लगता है और बहुत अच्छे तरीके से हम उसको मैनेज कर पाते हैं। मेमोरी का
कम यूज होता है और डेटा को हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ड है हमारे पास, डेटा कैप्चरिंग। तो डेटा को फाइल से प्राप्त करना, डेटाबेस से प्राप्त करना डेटा कैप्चरिंग कहलाता है। और डेटा रिकवरी, अगर डेटा डिलीट हो गया, किसी भी कारण से डिलीट कर दिया या करप्ट हो गया, लॉस हो गया, तो उस डेटा को पुनः प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करने के लिए उसे डेटा रिकवरी टूल्स का यूज किया जाता है। तो मार्केट में कई अलग अलग प्रकार के जो डेटा रिकवरी जो टूल्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनकी सहायता से हम लॉस किए गए डेटा को भी हम वापस से पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डेटा। तो ध्यान रहे डेटा आपके प्रकार। और अगले जो टॉपिक पर हम बढ़ते हैं आगे, ये है हमारा कंप्यूटर साइंस से महत्वपूर्ण शब्दावली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो कंट्रोलर, जिसमें आपका एक ही चिप पर, ऐसी चिप जिसमें आपका सीपीयू, जिसमें आपका रैम, रोम एक ही चिप के ऊपर आपका व्यवस्थित हो जाएगी। जैसे कि आने वाले टाइम पर आप देखेंगे कीबोर्ड, माउस, वॉशिंग मशीन, ये लगभग एक ही चिप के रूप में एक मदरबोर्ड पर सारा का सारा सिस्टम जो है वो वहां पे अरेंज हो जाता है, जिसे कंप्यूटिंग डिवाइस, जिसमें एक ही चिप पर माइक्रो कंट्रोलर जिसे कहा जाता है। तो एक ही चिप पर, जैसे कि मदरबोर्ड जो है उसके ऊपर पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे कि मोबाइल वगैरह में भी यूज में लिया जाता है। फैक्सिमिल, ये फैक्स हो गया आपका। और ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, हमने पहले पढ़ चुके हैं। और एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो कि बैंक के जो चेक होते हैं उनको रीड करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए यूज में आता है। क्यूआर कोड, क्विक रेस्पॉन्स, आजकल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्विक रेस्पॉन्स क्यूआर कोड। आपने देखा होगा इस तरह से एक बना हुआ आता है जिसमें छोटी छोटी लाइनें आती हैं। आपने आधार कार्ड में देखा होगा 3 इसके सेंसर बने होते हैं 3 कोने पर। तो क्विक रेस्पॉन्स, जब आप पेटीएम वगैरह करते हैं, फोन पे, गूगल पे वगैरह, तो एक बार फास्ट स्पीड से रेस्पॉन्स देने के लिए क्विक रेस्पॉन्स का यूज किया जाता है। हालांकि सभी ने यूज में लिया होगा, तो फुल फॉर्म ध्यान रखें, क्विक रेस्पॉन्स। ओएमआर, ऑप्टिकल मार्कर रीडर, इट मीन्स जो कि ऑप्टिकल मार्कर, जो कि ओएमआर शीट जो होती है, जिसमें आप जब प्रतियोगी परीक्षाएं आप देते हैं तो जो 4 इस तरीके से ऑप्शन बने हुए आते हैं, जिसमें जो सही आंसर होता है उसको आप यहां से फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आप यहां पे फिल कर देते हैं। और जब लाइट इसके ऊपर गिरती है तो मशीन के जरिए पता लग जाता है कि आपने कौन सा डेटा फिल किया है। तो इसके लिए ऑप्टिकल मार्कर रीडर का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल मार्कर रीडर। एक आता है आपका बीसीआर, बारकोड रीडर, वो पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टॉपिक जो है हमारा हो चुका है। और आज का टॉपिक दोस्तों कैसा लगा? तो आज हमने प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में हमने डिस्कस किया है, जिसमें कंप्यूटर की महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में, और अगले टॉपिक में इन आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।